स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट मार्क 1 के बारे में, मिशन 1 के बारे में। आइए समझते हैं। तो ब्लू घोस्ट समझिए एक क्लास है लूनर लैंडर्स का। मतलब उसकी पूरा मास प्रोडक्शन करने की कोशिश है। जैसे फाल्कन 9 एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, वैसे ही लूनर लैंडर का एक क्लास बनाया जा रहा है और ये फायरफ्लाई एरोस्पेस बना रहा है और इनका मेन ऑडियंस है CLPS। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी नासा इस तरह का कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, नासा उसका प्राइमरी कस्टमर होता है लेकिन सोल कस्टमर नहीं होता है। यानी कि अगर जैसे फाल्कन 9 का डेवलपमेंट के लिए नासा ने पेमेंट किया है तो नासा पहला डिप्स पाएगा, यानी कि उसी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन स्पेसएक्स कुछ भी और कर सकता है, उसके साथ लिमिट नहीं होता है। तो मतलब क्लिप्स के माध्यम से इसको बनाया जा रहा है, लेकिन और लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कल को कोई प्राइवेट कंपनी या कोई दूसरी कंट्री लॉन्च करना चाहती है और नासा का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो चुका है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो वही है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस क्लिप, ये मिशन बनाया गया है। और इसमें कंपनी क्या करेगी, यानी कि ये जो ब्लू घोस्ट है ये क्या करेगा आपके लिए, ये करेगा आपके लिए डेटा, पावर, थर्मल सिस्टम और पेलोड इंटीग्रेशन आपके लिए कर देगा। यानी कि आप लैंडर नहीं बनाना चाहते हो, जैसे आप कोई भी कंपनी है कि आप हम मून को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका पेलोड बनेगा उससे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एनालाइजर बना रहे हैं, एक्सरे टेलीस्कोप बना रहे हैं या एक ड्रिल बना रहे हैं, वो सब आपका मेन टारगेट है। बाकी सारा चीज आपको बनाना पड़ रहा है ताकि वो चांद पे जाए, ये कंपनी कर रही है सर। बाकी चीज पे आप लोड मतलब वो लोड हम ले लेते हैं, आप बस पेलोड बनाओ। तो पेलोड का ये कंस्ट्रेंट दे रहे हैं कि आप आपको हम डेटा दे देंगे, आपको हम पावर दे देंगे, आपको थर्मल गर्म ठंडा जो करना है वो हम कर देंगे और हम आपको लगभग 650 वॉट्स तक देंगे, मतलब 1 हॉर्स पावर से थोड़ा कम। और आपको 150 किलोग्राम के अंदर करना है, ये हमारा टोटल पैकेज है। अब इसके अंदर आप एक बहुत बड़ा पेलोड डालते हैं, 2 छोटा-छोटा डालते हैं या 11-12 डाल देते हैं, वो आप पे है। ये हमारा मतलब इन्वेलप है, इस इन्वेलप के अंदर आपको फिट करना है। और इसमें समझिए कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो है कि इनका वर्टिकल इंटीग्रेशन है बहुत सारे कंपोनेंट का। यानी कि जितना भी चीज़ आप देखते हैं नोजल से लेके, मतलब इस चीज़ में जितना चीज़ जा रहा है ऑलमोस्ट सारा इनके खुद का कंट्रोल में है। यानी कि आपको ये नहीं होगा कि अरे भैया सप्लायर ने उप्स कर दिया, जैसे बोइंग के केस में हुआ था कि भैया रॉकेट डाइन ने ये उप्स कर दिया, वो कर दिया, वो सब इनके साथ नहीं होगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्वालिटी कंट्रोल अच्छा करता है, तो इनके पास बहुत चीज़ का वर्टिकल इंटीग्रेशन है। और ये आपके लिए एक्सटेंसिव क्वालिफिकेशन टेस्टिंग भी कर देंगे, क्योंकि बना लेना फ्री का चीज़ है, सस्ते में बना लेंगे आप और हम बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे तो शायद वो चांद पे पहुंचे, तुक्का मारे तो पहुंच गया, नहीं मारे तो नहीं पहुंचा, वैसे पे नहीं चल सकते हैं। ये लोग क्वालिफिकेशन करेंगे और ये बहुत बड़ा स्किल सेट है। तो वही इनको लॉन्च कर रहे हैं ओवर साइज, मतलब जब स्पेसएक्स के पास भेजना था लॉन्च के लिए, वैसे किया। तो ब्लू घोस्ट वही एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म सारा चांद पे जाना, चांद से कम्युनिकेट करना, वो सारा काम वो संभालेगा। आपको बस पेलोड बनाना है कि चांद पे आप क्या करना चाहते हो, और वो पेलोड आपको मतलब बजटिंग के हिसाब से आपको ध्यान देना होगा। 650 वाट एंड मतलब 150 किलोग्राम के अंदर निपटा लेना है। अब बात करते हैं, इसका लॉन्च किया गया था ये लॉन्च बोल रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट किया गया था 4 फरवरी 2021 को किया गया था। नासा ने फायरफ्लाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको करने के लिए, उस टाइम $93 मिलियन का दिया है। अब रहा बात की, अगर आपको नासा का कॉन्ट्रैक्ट्स का पता है तो ये तो फ्री है, यही इसीलिए कमर्शियलाइज कर रहे हैं और इसीलिए ज़्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। कई लोग एकदम मंदबुद्धि जैसा बात बोलेंगे कि अगर इतना मिशन जो 2024 में हुआ क्रैश कर रहा था तो अपोलो टाइम में कैसे कर लिए। ये लोग अपना दिमाग पता नहीं टॉयलेट में छोड़ के आ गए हैं, इन्हें नहीं समझा। जैसे प्लेन अगर आज क्रैश हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि प्लेन कल उड़ा ही नहीं था। होता है, सस्ता करने में दिक्कत आता है और वही नासा वही ट्राई कर रहा है कि सस्ता कर करके कंपटीशन करे, कंपटीशन से दाम घटाए। लेकिन उसके लिए उनको रिस्क उठाना पड़ेगा। तो नासा प्राइमरी रिस्क टेकर है, जैसे कि स्पेसएक्स को बनाने के लिए नासा एक प्राइमरी रिस्क टेकर बना और उसका फायदा आज सब उठा रहे हैं, वैसे ही नासा अब दूसरा ढप्पा मार रहा है कि भैया हम चांद तक का ढप्पा मारते हैं। और ये मतलब अगर आप चाइना के कंपेयर में करेंगे तो चाइना के पास चाइनीज गवर्नमेंट जा रही है, नासा के पास है, नासा बीज लगा रहा है कि पेड़ उग जाए। और होपफुली टारगेट है कि कई सारे ऐसे पेड़ रहे हैं कि भैया हमको चांद पे जाना है, अरे इसका बुकिंग हो गया, अरे इसका कल लॉन्च हो जाएगा, इसका परसों है, चलो परसों वाले में चल जाते हैं। टारगेट वो है। तो 93 मिलियन मतलब फ्री है, चिल्लड़ छुट्टा है, फ्री में कर देना है। और इनका रिक्वायरमेंट था कि 10 इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए, 10 इंस्ट्रूमेंट्स को हम आपके साथ भेजना चाहते हैं, आप उसका जुगाड़ करो कि 10 इंस्ट्रूमेंट कैसे फिट होता है, कैसे होता है, वो सब करेंगे। ये सब कोलैबोरेशन में होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब नासा बोल दिया 10 है और 100 टन का सामान ले आएगा, वैसा नहीं होता, कोलैबोरेशन में किया जाता है।
और ऑब्वियसली थोड़ा-सा गिव एंड टेक रहता है। वो करेंगे और साइंस इन्वेस्टिगेट, टेक डेमोन्स्ट्रेटर और ये एक दूसरी बात है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, जो कोई भी मैन्ड मिशन में जा रहा है, वो पूरी तरह से टेस्टेड है, जिसे हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 8 या 9 पे है, यानी कि सॉर्टेड है, डन है। लेकिन वहाँ तक आप पहुँचे कैसे? वो अगर 8 या 9 है, तो वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो आपको जाना पड़ेगा 1, 2, 3 तो चलो लैब में हो गया, टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया। 4, 5, 6 के लिए आपको एक्चुअली जाना पड़ेगा अंतरिक्ष में टेस्ट करने के लिए, उसमें खर्चा बहुत होता है। आप बहुत हाई रिस्क ले रहे हो, तो हाई रिस्क में आप ऑब्वियसली कोई एक्सपेंसिव पेलोड नहीं डालना चाहोगे, लेकिन टेस्टिंग सस्ते में निपटा लोगे। अगर मिशन फेल हो गया, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डूबा। मिशन पास हो गया, हाई रिस्क टेस्टिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जो आने वाले टेक्नोलॉजी में हेल्प करेगा। यही करके टेक डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए किया जाता है। वो रिस्की है, लेकिन बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो कर रहे हैं और उनका ओरिजिनल टारगेट था कि मून में ये 2023 करेंगे। वो थोड़ा-सा फिसल गए बट ठीक है, होता है, थिंग्स होता है। और फायरफ्लाई अल्फा अब बोलेंगे फायरफ्लाई तो मोस्ट लोग जानते हैं कि वो रॉकेट कंपनी है। बात है उनका जो रॉकेट है अल्फा वो उतना पावरफुल नहीं है कि चाँद तक जा सके। तो चाँद के लिए इनको फाल्कन 9 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और फाल्कन 9 से इन्होंने 15 जनवरी को 2025 को स्विंग कर दिया 6:11 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट में। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फाल्कन 9 इतना ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है कि उसमें हकाटो आर मिशन 2 भी भेजा गया है। यानी कि इसमें 2 चीज़ भेजे गए और दोनों में इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है क्योंकि फाल्कन 9 सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट पे जाता है डेल्टा वी डाल के। अब वहाँ से लो अर्थ ऑर्बिट से आप जहाँ जाना चाहते हैं जैसे कि ये, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप सैटर्न 5 अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 दिन के अंदर चाँद पे पहुँच जाके ढप्पा मार लेंगे। लेकिन अगर आपके पास छोटा रॉकेट है जैसे फाल्कन 9 है, तो आप 3 दिन में नहीं कर सकते। तो क्या है इसका मतलब कि आप चाँद नहीं जा सकते? डिले रास्ते से जाना होगा। यानी कि आप इलिप्टिकल अपने ऑर्बिट को इलिप्टिकल कर के ऑर्बिट रेज़ करते-करते ऐसे-ऐसे करके जाएँगे। टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसे कि इसका लॉन्च हुआ है 15 जनवरी को हुआ है और मार्च में जाके ये लैंड किया, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, टाइम लंबा हो जाता है। और इसीलिए पीएसएलवी के माध्यम से कैसे इंडिया चाँद पे कुछ भेज सकता है, यही रास्ते से, लंबा घुमा-घुमा के। तो ये इंसानी मिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो इक्विपमेंट है मतलब बेसिकली पेलोड सबके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही लॉन्च किया गया। लॉन्च करके इन्होंने लैंडिंग किया, लैंडिंग एकदम इनका एकदम बोरिंग हुआ जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि हर चीज़ वैसे ही किया जैसे करना चाहिए था। इसका मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा था। ये इनका सारा चीज़ प्लान्ड ट्रैजेक्टरी के हिसाब से हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। बस एक चीज़ ऑफसेट रहा कि ये जब आप मतलब इसमें कढ़ाई रखी हुई है, वो जो लैंड करता है तो कढ़ाई मतलब फ्लैट हो जाना चाहिए था, उससे तार टूटता है। तार टूटने से कंप्यूटर को पता चलता है कॉन्टैक्ट सेंसर के तौर पे। यही टेक्नोलॉजी समझ लीजिए इसमें अपोलो में भी डाला गया था कि तार मतलब आप कैसे जानोगे कि रॉकेट एक्चुअली छू रहा है कि नहीं, मतलब आपका लैंड कर रहा है तो वो तार निकले हुए थे अपोलो में। वो जैसे तार टूटता पता चल जाता है कि हाँ, आप टच कर गए हो। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है बट वो मतलब जो कढ़ाई का एंगल चेंज होना था वो नहीं हुआ, यानी वो किसी शायद पत्थर पे फँस गया। मतलब कहा जा रहा है कि एक ठो आप ऑलमोस्ट शैडो में बना सकते हो कि एक ठो का एंगल नहीं चेंज हुआ, इसीलिए वो नहीं टूटा। इसीलिए आपको कंप्यूटर का जो इनका ग्राफिक्स है उसमें 3 हरा सिंबल है, एक अभी भी सिंबल नहीं चेंज हुआ, यानी कि उसका तार नहीं टूटा। और बट ठीक है, ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। लैंड कर चुका था, बाकी सारे सेंसर कन्फर्म कर दिए कि लैंड हो चुका है, वो डबल रिडंडेंट माना जाता है, तो काम कर गया। और ये समझना पड़ेगा जिस टाइम ये हो रहा था तो एक तो इनका ग्राफिक्स में दूसरी गलती थी। गलती कहें या मतलब ओवरसाइट कि वो जब सेंटीमीटर्स में नापने लगा, वो सेंटीमीटर दिखा रहा था तो एकाएक लगा कि भैया 0 मीटर हुआ, उसका 800 मीटर कैसे दिखा रहा है? वो मीटर नहीं था, वो 800 ये मिलीमीटर में दिखाने लग गया। तो वो यूनिट कन्वर्जन में मतलब वो ग्राफिक्स में था नहीं जगह, जबकि टेलीमेट्री में वो सारा चीज़ आ रहा था। वो थोड़ा-सा हौच-पौच था। तो बोल रहे हैं लैंडिंग एकदम बोरिंग, मतलब कि एकदम सर हमने डाला, वो हो गया, काम खत्म, टेक इट एंड गो। कोई इसमें नहीं है और डेटा जो है वो बीम बैक किया जा रहा है। ये उसका हाई बैंडविड्थ एंटीना है। जनरली कभी भी इस तरह का स्पेसक्राफ्ट के साथ हुआ किया जाता है तो 2 बीम डाला जाता है। एक डाला जाता है जो काफ़ी लो बैंडविड्थ होता है लेकिन काफ़ी ओमनी डायरेक्शनल होता है, यानी कहीं पे भी फेंके वो आपको सुनाई दे देगा धरती पे। और एक होता है हाई प्रिसिजन, हाई बैंडविड्थ वाला, ये वाला जिसको एम करना पड़ रहा है कि भैया धरती उधर है, धरती करो। ओमनी डायरेक्शनल वो ऐसे चिल्लाएगा भी तो भी धरती में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये आपको करना है। सारा चीज़ ब्रेकिंग बर्न, पिच ओवर, हैज़ार्ड इनिशियल हैज़ार्ड डिटेक्शन, सारा चीज़ एकदम बटर की तरह हुआ। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो पिछले साल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था 2024 उससे बहुत डेटा इसमें आया है, इसीलिए ये इतना स्मूथली हो गया। तो इसमें पेलोड क्या है? बहुत पेलोड डाल दिए, नासा थोड़ा अपना समझ के टेस्ट कर रहे हैं। हम सबको बताने जाएँगे, वो कई घंटे लग जाएँगे। तो आप समझिए जैसे लूनर इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर सबसरफेस थर्मल एक्सप्लोरेशन विद रैपिडिटी। वो एक तो ड्रिल है, मतलब उसमें हवा से मार के हवा मार रहे हैं ताकि लिक्विफाई हो जाए, और एक ऑगर जैसा है जो थोड़ा-सा
किस तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिटेल इमेज नहीं मिला, लेकिन एक कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके वो ड्रिलिंग करेगा, 3 मीटर तक जा सकता है और उसमें एक हीटर एलिमेंट है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट देखेगा धरती मतलब ये वहाँ पे आपने 100 वाट का हीटिंग डाला, वो कितना देर में ऊपर तक पहुँचता है और कितने देर में डिटेक्ट करता है। ऐसा मार्स पे भी किया जा रहा है, वैसा चाँद पे भी ये करना चाह रहे हैं, तो वो है। फिर लूनर प्लैनेट वैक्यूम, ये वैक्यूम सिस्टम है जो प्लैनेट्स मतलब मटीरियल कलेक्ट करेगा। तो इसमें आप बोलेंगे वैक्यूम आप कैसे करोगे? वैक्यूम में नहीं करना है। उनका ये जो स्कूप है, स्कूप में 3 जेट हैं जो गैस डालेंगे मटीरियल पे, मटीरियल उठेगा और एक ठो वेंचुरी इफेक्ट का इस्तेमाल करके दूसरा नोजल उसे ऊपर खींच लेगा। तो वो भी टेस्ट करना है। फिर हो गया नेक्स्ट जनरेशन लूनर रेट्रो रिफ्लेक्टर, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपना बुद्धि टॉयलेट में छोड़ के आ गए हैं कि हमें कैसे पता कि चाँद पे गए। अपोलो के टाइम में यही इसी का मतलब 1950 का वेरिएंट डाला गया था 1969 में। वो जहाँ-जहाँ पे रखे हैं उसका पूरा कोऑर्डिनेट कि ये चाँद है, इसको ऐसे-ऐसे अगर आप नापते हैं तो इस कोऑर्डिनेट पे हमने डाल दिया है। अपोलो के जितने लैंडिंग साइट हैं सब पे ऑलमोस्ट, और उस पे धरती से लेज़र मार के आप चेक कर सकते हैं चाँद कितना दूर है। चाँद पे रेडियो रेंजिंग करेंगे वो उतना प्रिसाइज़ नहीं होता क्योंकि रेडियो का वेवलेंथ ही लंबा होता है। लेज़र करेंगे तो ही होगा, और रेडियो के साथ आप अगर छोटा वेवलेंथ करते हो वो एटमॉस्फेयर ही खा जाता है और रिफ्लेक्ट होके आने टाइम में वो एकदम यूज़लेस है। लेज़र करेगा, लेकिन लेज़र सॉइल से ये रेगुलर से रन नहीं करता है, आपको उसके लिए रेट्रो रिफ्लेक्टर चाहिए। वो अपोलो में डाला गया है। हर देश जिसके पास कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, थोड़ी-सी भी बुद्धि है, सब इसको बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। हर देश, इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, सब लोग करके देख चुके हैं, इसीलिए कोई शिकायत नहीं करता। अब जो करते हैं कि नहीं वो फेक है, इट्स लाइक छोड़ दो। तो ये दोबारा डाला है और ये और हाई है। ये अब चाँद का पोज़ीशन यानी कि ये जहाँ पे रखा हुआ है मिलीमीटर में बताएँगे। यानी कि आप समझिए 1 लाइट सेकंड की दूरी पे है, ये मिलीमीटर में बता सकते हैं कि भैया तुम कहाँ पे हो। तो वो डाला जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन। और फिर रेगुलर एडहेरेंस कैरेक्टराइजेशन रैक आरएसी जो है, ये मेरे को बहुत पसंद है। इसमें एक डिस्क है। अब आप सोचोगे ना कि चाँद पे हम लोग जो अपोलो के टाइम में गए थे वो हड़िप्पा था। मतलब कि जाना है, करना है, जो होता है होता है, अगर बचे तो बचे, नहीं बचे तो नहीं बचे। ऐसा अब नहीं करना है और अब रुकना है। पूरा यूएसए का आर्टेमिस प्रोटोकॉल है कि जाके रुकना है। तो रुकने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा ना कि सारा मटेरियल टिकेगा कि नहीं। तो कैसे करेंगे? मटेरियल को चाँद पे ले जाओ और देखो कि टिकता है कि नहीं। तो ये सारे सैंपल हैं कि काँच किस तरह से रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें कॉपर कैसा बिहेव करेगा, एल्युमिनियम कैसा बिहेव करेगा, उसमें जो फैब्रिक बनाना चाहते हैं वो फैब्रिक कैसा बिहेव करेगा, सबके सैंपल हैं। ऐसा 2 डिस्क का खूब सारे सैंपल हैं, वो सब धीरे-धीरे एक्सपोज़ होता जाएगा लूनर मटेरियल से और 15 दिन का डेटा मिल जाएगा कि सर क्या होता है। अभी के लिए गाड़ी वैसे ही खोलते हैं और मान लीजिए 15 दिन के अंदर ही कोई फेल हो जाता है, तो पता चल जाएगा सर थोड़ा सीरियस बात है। तो ये एक कर रहे हैं। और फिर ये रेडिएशन टॉलरेंस कंप्यूटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक जितना भी कंप्यूटर स्पेस में जा रहा है वो स्पेस कंप्यूटर है, यानी कि डेडिकेटेड हार्डवेयर है जो ढंग से एक ही चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। उसका दाम पागल जैसा होता है, लुट जाने वाला। तो वो बोल रहे हैं कि उसको छोड़ो, नॉर्मल कंप्यूटर भेजो। तो बोलेंगे नॉर्मल कंप्यूटर तो बिट रेट एरर बहुत आएगा। हाँ, तो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि उसका एल्गोरिदम, उसका प्रोटोकॉल, उसका जो मतलब बेसिकली जो कंप्यूटर आप मार्केट में खरीद सकते हो, उसमें ऐसा तिगड़म करो कि एरर हैंडलिंग इतनी हो जाए कि वो सँभाल सकें। क्योंकि जो स्पेस कंप्यूटर है वो 1990 का मतलब जो हम सिविलियन कंप्यूटर वो अब आपको मिलता है। वो बहुत लो पावर कंप्यूटर है और बहुत महँगा है। तो अगर आपको 3 कंप्यूटर लेना पड़ता है, लेकिन तीनों का दाम 25 गुना कम है और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है, तो वो इस्तेमाल करें। तो ये ट्रिक टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम नॉर्मल कंप्यूटर को ले जाके कंप्यूटेशन कर सकते हैं। उसमें एरर होगा, लेकिन एरर को मतलब इतना स्पीड रखो कि एरर हुआ तो ठीक है, एरर फॉल बैक करके चल गए। जैसे कि आपका ईसीसी रैम होता है, तो वो पूरा तिगड़म टेस्ट किया जा रहा है। ये काफ़ी मतलब अगर ये सक्सेसफुल होता है या इससे जो डेटा मिलेगा, वो आगे में बहुत हेल्प करेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो स्पेस में बहुत काम कर पाएँगे। अभी सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो चिप्स ले जाए जाते हैं, वो इतना नौटंकी वाला चिप्स है, इतना मतलब बहुत सारे मिशन जो अभी लॉन्च हो रहे हैं, उनका चिप देखिए बोले हैं पेंटियम के साइन का चिप क्यों इस्तेमाल हो रहा है? बात वही है। तो वो कर रहा है। इलेक्ट्रोडायनामिक डस्ट शील्ड, ये मेरे को बहुत पसंद आया। ये शील्ड ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक वेव इफ़ेक्ट बना रहे हैं और उसका फ़ायदा ये है उसमें डस्ट जो है वो सेटल ही नहीं कर पाए। डस्ट गिरेगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से वो ऐसा लगेगा कि वो मतलब वेव पे ऐसे सर्फ करके बाहर निकल जाएगा। यानी कि उस पे आप डस्ट रखें, इलेक्ट्रिसिटी चालू किए, धीरे-धीरे सारा डस्ट हट जाएगा। जैसे मेरे इस कैमरा में डीएसएलआर में आता है कि सेंसर को थोड़ा-सा हिला के उससे डस्ट हटाने का है। 90% टाइम काम नहीं करता है। वो बहुत हल्का मे भी थोड़ा-सा काम करता है। ये अगर सही में काम होता है, ये सब बहुत को फ़ायदा होगा कि आप बिना कोई फ़िज़िकल मूवमेंट के इलेक्ट्रोस्टैटिकली चीज़ों को साफ़ कर सकें। जो चाँद में समझ लो ना कि चाँद में इनका मेन है कि ये 3 चीज़ पे फ़ोकस करें। सोलर पैनल साफ़ कर सकें, आपका रेडिएटर साफ़ कर सकें और कैमरा लेंसेज़ साफ़ कर सकें। तो ट्रांसपेरेंट वेरिएंट भी है इसका, तो वो टेस्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
वो टेस्ट कर रहे हैं। और लूनर एनवायरनमेंट हीलियोस्फीयर एक्सरे इमेजर, एक्सरे टेलीस्कोप है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। लूनर मैग्नेटोस्फीयर साउंडर एलएमएस, लूनर जीएनएस रिसीवर एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात है कि चांद पे कोई जीपीएस नहीं है, लेकिन जीपीएस सैटेलाइट्स के इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जीपीएस सिर्फ एक है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे आपका जीपीएस हो गया, ग्लोनास हो गया, बिंदु हो गया, गैलीलियो हो गया, इंडिया का नाविक हो गया, बहुत सारा, उसे जीएनएसएस कहते हैं। तो जीएनएसएस का सिग्नल बाउंस कर रहा है वहाँ तक, तो क्या उसका इस्तेमाल से आप गेस कर सकते हैं कि कहाँ पे है? अगर वो कर पाते तो बहुत हेडेक क्लियर हो जाएगा, तो वो टेस्ट कर रहे हैं। फिर स्टीरियो कैमरा फॉर लूनर प्लूम सरफेस स्टडीज़, यानी कि जब रॉकेट लैंड कर रहा था तो वो वुश जो कर रहा था उसका क्या असर हो रहा है, वो भी अच्छे से कैरेक्टराइज़ करने के लिए वो किया गया। अब रहा बात की ये क्यों कर रहे हैं, इतना तिगड़म क्यों कर रहे हैं? सारा तिगड़म एक बात का है कि आने वाले आर्टेमिस मिशन में हम जाके रुक सकें। भगवान भरोसे नहीं, नहीं जाके रुक सके, कि वो रोवर बनाए तो रोवर में कंप्यूटर रहे जो गाइडेंस पे चल सके। तो वो सारा चीज़ तो वो टेस्ट कर रहे हैं। कौन-कौन मटेरियल ले जाता है कि जाके रख देंगे, कब तक चलेगा? वो सारा चीज़ ये कर रहे हैं। और ये डस्ट वाला अगर कर लेते हैं, क्रैक हो जाता है, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा काम कर लेता है, अति बल्ले-बल्ले। तो वो चल रहा है आपका। तो ये समझिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो अगर कैमरा था जो एकदम हाई मतलब ऑलमोस्ट 4K लेवल का कैमरा ले गए हैं, तो उसका वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ? बात है कि बैंडविड्थ लिमिटेशन, ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है, आगे और बात करेंगे। बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड है, यानी कि वो कलेक्ट तो कर लिया सारा चीज़, वो भेजने में रुका हुआ है कि भैया जल्दी-जल्दी डेटा लो, वो प्रॉब्लम है। और इसके लिए 2 एंटीना इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स बैंड है, एक्स बैंड का मतलब होता है 8 गीगाहर्ट्ज़ से 12 गीगाहर्ट्ज़ तक, ये हाई बैंडविड्थ है, लेकिन इसको बहुत एम करना पड़ता है। दूसरा है एस बैंड, डाला गया, 3 ठो डाला गया है, और ये जनरली आपका टेलीमेट्री के लिए रहता है, इसीलिए डेटा कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होता है, टेलीमेट्री आ जाता है। वीडियो आएगा आपका एक्स बैंड से, टेलीमेट्री आएगा एस बैंड से। एस बैंड आपका वही 2 टू 4 गीगाहर्ट्ज़ वाला रेडियो रहता है, मतलब आपका घर का वाई-फाई एस बैंड कहा जाएगा। एस बैंड से थोड़ा ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो 5 गीगाहर्ट्ज़ भी आजकल आता है, तो एस बैंड 2.5 एस बैंड समझ लीजिए, तो एस बैंड रेडियो इस्तेमाल करना है। तो यही सारा इनका मेन पेलोड है, और यही रेडियो के बारे में जो भी कंपनी पेलोड बनाए उसे नहीं लोड लेना है कि भैया चांद से हम कैसे बात करेंगे, वो आपको लोड नहीं लेना, वो ये ब्लू घोस्ट संभाल लेगा। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यही बोलना बहुत ज़रूरी है कि जितना भी गलती हुआ है 2024 में कि भैया लाइडआर गलती से स्विच हो गया, आधा से ज़्यादा हेडेक हुआ है कि प्रोग्रामिंग एरर हुआ था, और सारे प्रोग्रामिंग सीख के इस बार जो अब कर रहे हैं, अब बहुत अच्छे चांस है कि इस साल एटलीस्ट 2-3 ठो और सक्सेसफुल लैंडिंग हो सकता है। तो वो सारा सक्सेस अब बन रहा है, जो बोलते हैं ना फेलियर लीड्स टू सक्सेस, ये रियल टाइम एग्जांपल है। जो सब लोग नासा क्यों इतना सस्ते में कर रहा है, नहीं हो सकता सस्ते में। अब बोल रहे हैं ना भैया, हमने उन्होंने रिस्क लिया है कि भैया हम 20 ट्राई मारेंगे। बस फायदा ये है कि 20 ट्राई में आप इतना चीज सीख जाएंगे जो 2 अच्छे ट्राई में नहीं सीखेंगे। तो वही नासा अब इसको सस्ता, चीप और इजी एक्सेस मिलेगा, यानी कि वो फोन उठाएंगे, ओ भाई फायरफ्लाई, अरे को माल भेजना है तो माल भेज दो भाई, माल भेज दो भाई, कोई टेंशन नहीं है, माल भेज दो। वो सब कर सकते हैं। और एक्सपेडाइटेड R&D एंड ऑन साइट टेस्टिंग, यानी कि चांद के लिए इन्होंने बोल दिया कि सर हमारा ये लेंस है, ये धूल गर्दा इस पर नहीं बैठा, कैसे टेस्ट करोगे? धरती में आप कितना भी टेस्ट करो, ग्रेविटी नहीं सिमुलेट कर सकते, और रियल एनवायरनमेंट की नीड है, वो इस पे डाल के भेज देंगे अगले मिशन में, जाओ टेस्ट करके देख लो। अगर अभी का जो डेटा आता है उससे लगता है कि हाँ ये प्रॉमिसिंग है, उसका नया टेस्ट किया जाएगा और रिफाइन किया जाएगा, वैसे वैसे करके चलते हैं। और ये सब अब सस्ते में होगा, नहीं तो पहले बिलियन डॉलर, अति बिलियन डॉलर, महा बिलियन डॉलर, वो सब अब नहीं करना है सर, मिलियन में निपटाओ, आगे बढ़ो। और डेटा लिंक अभी जो है सबसे बड़ा कमजोरी है, उस पे भी काम चल रहा है। उसमें करने का एक ही तरीका है कि आपको डेटा लिंक जो अभी है, हम लोग चांद से धीरे, मतलब चांद से उठे सीधे फेंकते हैं डीप स्पेस नेटवर्क में। ये आइडिया अच्छा नहीं है, क्योंकि आप समझिए कितना भी बेस्ट आप रेडियो बीम फॉर्मिंग करते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो बहुत फैल जाएगा। लेज़र फैल जाता है, अगर आप एक लाइट सेकंड लेज़र बीम मारेंगे वो फैल जाता है। तो डीप स्पेस नेटवर्क में सिग्नल, मतलब यहाँ से सिग्नल आपका चांद से इतना मोटा निकल रहा है, अर्थ पहुँचते-पहुँचते तो कई 100 किलोमीटर का हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि मार्शियन मिशन में वो दिखा था ना, ऐसे एम कर ले रहा है चांद की तरफ और रेडियो सिग्नल आ जा रहा है, वो हो जाता है क्या कि बीम इतना फैल जाता है। बट पेनल्टी है, बिट रेट बहुत कचरा है। भले रेडियो में ताकत है, ले बोला सर हम 1 लाइट सेकंड तक नहीं चिल्ला सकते। तो टारगेट ये है कि रिले सिस्टम पे हमें जाना होगा। तो रिले सिस्टम क्या था? रिले सिस्टम रहता है कि चाँद पे आप जो हुलुलुलु कर रहे हैं वो कीजिए, और उसका एनर्जी मत खर्च कीजिए कि आप धरती तक। एक तो एस बैंड रखिए कि कुछ ना कुछ फेल होने पे आपका बैकअप रहे, लेकिन वो चिल्लाएगा लूनर रिले सैटेलाइट्स पे। और ये सैटेलाइट जो कि इनके पास अपना सोलर पैनल है, और वो जो मतलब 600 वाट है उसका, वो एनर्जी आप वहीं खर्च कीजिए। मत आप उस, और थोड़ा-सा कुछ वाट खर्च कीजिए कि आप लूनर ऑर्बिट तक चिल्लाइए, जो कि मिली सेकंड्स में पहुंच जाइएगा। 1 लाइट सेकंड नहीं, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में पहुंच जाइएगा। माइक्रो सेकंड में पहुंच जाए, और उसके बाद सोलर पैनल है, वो सिग्नल लेगा, डेटा फिल्टर आउटर कर लेगा, कंप्रेस कर लेगा, एरर करेक्शन करेगा, फिर सोलर पैनल से बूस्ट करके वो चिल्लाएगा, तब धरती में अच्छे से आ जाएगा।
तो ये रिले करके डेटा बैंडविड्थ जो अभी पाइप जो है, वो पाइप बहुत कमज़ोर है, वो पाइप को बड़ा करना है। और यही यही कर रहा है नासा कि धीरे-धीरे सब चीज़ को टेस्ट करो कि जब ये फाइनली जाएँ चाँद पे, तो चाँद को अपना समझ के लपेट लें कि सर ये तो हमारा ही है, टेंशन मत लो सर, ये हमारा ही है। यही यही होता है कि लंबा रिस्क लेने का क्या फ़ायदा होता है। अभी देखिए अगर अगर 3-4 ठो और मिशन सक्सेसफुल हो गया, नासा भैया आराम से बोलेगा, "हाँ भैया चाइना तुम कुछ बोल रहे थे, हम बड़ा देख रहे थे, बड़ा उछल रहे थे, कुछ बात है? कुछ बात-वूत हो रहा है क्या?" तो लंबा गैम्बल खेल रहे हैं। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन ब्लू घोस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।